तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक ताकतवर इंसान फिनिस्ट और उसके चेले एंडी को दिखाया जाता है। फिनिस्ट इस मर्तबा जंगल में एक ऐसे जाइंट पिग को पकड़ने आया था जो आए दिन गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंचाकर गांव वालों को तंग करता था। इस इतने बड़े पिग के सामने आकर भी बहादुर फिनिस्ट डरता नहीं और अपने साथी एंडी से कहता है, सबके लिए मैं हीरो हूँ और इसे कंट्रोल करके मैं अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहता हूँ। वो अब अपना वेपन लिए इस पिग पर हमला शुरू कर देता है, पर इन छोटे हमलों का इस पिग पर कोई असर नहीं था। एंडी भी फिनिस्ट की मदद के लिए इस पिग के ऊपर अपने नेज़े से जब हमला करता है तो नेज़ा पिग के नाक के अंदर जाकर वो गुस्से में नींद से जाग जाता है। वो अपने गुस्से में एंडी को मारने के लिए बढ़ा ही कि फिनिस्ट उसे रोकने के लिए सामने आ गया। उसने पूरा जोर लगाया पर पिग को रोक ना पाया। उल्टा पिग ने ही अपने थोड़े से जोर से उसे हवा में उड़ा दिया और फिनिस्ट दोबारा आकर पिग के ऊपर ही गिर गया। पिग को कंट्रोल करने के लिए एंडी ने फिनिस्ट के पास एक रस्सी फेंकी जिसे फिनिस्ट ने पकड़ भी लिया, लेकिन अगले ही पल वो पिग उड़ने लगा था। फिनिस्ट ने इसी रस्सी को उस पिग के दोनों पंखों और उसके सींग के इर्द गिर्द बांधकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर उसे अपने इशारों पर उड़ाते हुए ले गया गांव के अंदर। और जब सबने देखा कि इतने बड़े पिग को भी फिनिस्ट ने अपने कंट्रोल में कर लिया था तो सारे अब फिनिस्ट के नारे लगाने लगे। इसी क्राउड के अंदर बाबा याका नामी एक जादूगरनी भी थी जो फिनिस्ट से कहती है, अगर तुम्हारे अंदर इतना जोर है तो तुम साबित करके दिखाओ। मेरे घर के सामने वाली नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा, अगर तुम उसे हटा दो तो मैं तुम्हारा टैलेंट मान जाऊंगी। फिनिस्ट ये बात अना पे ले लेता है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए और तुम मुझे इतना सा काम करने को कह रही हो। वो अब अपने बहादुरी की किस्से सुनाने लगा तो यागा बोली, क्या पता इसमें से कितने असल हैं और कितने नकल। ये सुनकर सब हंसने लगे और फिनिस्ट गुस्से में चला गया अपने घर। उसे अब यागा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे दोबारा सब उसकी वाहवाही करें। तो एंडी कहता है, हाँ एक रास्ता है। सामने वो जो टॉवर नजर आ रहा है ना, माना जाता है कि उसमें एक मॉन्स्टर ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को कैद किया हुआ है। वो लड़की आम नहीं बल्कि एक शहजादी है। अगर आप उस मॉन्स्टर को मारकर उस शहजादी को आजाद करवा लें तो आपके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। बस फिर क्या था, फिनिस्ट ने इरादा कर लिया उस मॉन्स्टर से लड़ने का और रात होते ही अपने साथी एंडी के साथ उस टॉवर के लिए निकल गया। और यहाँ आकर उसने देखा कि पहले से ही बहुत सारे वॉरियर्स उसी मॉन्स्टर को हराने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नाम का कोई लालच नहीं था। उन्हें लालच था शहजादी का और दौलत का। वो फिनिस्ट से पूछते हैं कि अगर हम सबने मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया तो शहजादी किसको मिलेगी, जिस पर फिनिस्ट ने कहा कि मुझे शहजादी का कोई लालच नहीं। और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग इकट्ठे उस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। लेकिन साइड पे जाकर फिनिस्ट ने एंडी को बताया कि मैं उस मॉन्स्टर को अकेले मारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सुबह नहीं अभी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस टॉवर में जाऊंगा। ये कहकर वो टॉवर की एक खिड़की से टॉवर के अंदर चला गया, जहाँ जाते ही उसे सबसे पहले वो खूबसूरत सी शहजादी दिख गई। लड़की फिनिस्ट को देखते ही उससे कहती है, तुम भी मरने के लिए आ गए, जिस पर फिनिस्ट ने कहा, नहीं मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। ये सुनते ही वो लड़की भागकर अंदर चली जाती है। उस लड़की को रोकने के लिए फिनिस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर एक टॉवर के पीछे चली जाती है। और पीछे से ही तभी अचानक कोई सांप फिनिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। फिनिस्ट भी इस सांप से लड़ने लग जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रिवील होता है कि ये कोई आम सांप नहीं था, ये असल में उस मॉन्स्टर की दुम थी जिससे लड़ने के लिए फिनिस्ट यहाँ आया था। ये देखते हुए वो पहले इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे वार करता है, लेकिन जब सारे वार से हार जाता है तब वो मॉन्स्टर की दुम को यानी सांप वाले मुंह को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस सांप के मुंह को चीरने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वो सांप अपना जहर उसकी आंखों में उगल देता है, जिसकी वजह से अब फिनिस्ट को नजर आना बंद हो गया था। वो अंधा हो गया था। अंधा होने के बाद भी फिनिस्ट हार नहीं मानता और अपने पाँव से टटोलते हुए अपना वेपन ढूंढ लेता है और दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर तो अब जैसे सामने से गायब हो चुका था। फिनिस्ट हमला कर करके इस टॉवर को तोड़ने लग गया। टॉवर टूटने की आवाज से वो सारे के सारे वॉरियर्स भी उठ खड़े हुए और फौरन से टॉवर वाले मलबे पे आए। उन्होंने यहाँ देखा तो इन्हें ना तो वो मॉन्स्टर मिला और ना ही शहजादी मिली, बस मलबे में दबा
फिनिस्ट इन्हें दिखा। एंडी को जब पता चला कि फिनिस्ट की आंखें चली गई हैं तो वो उसे लेकर अब उसके घर छोड़ देता है। फिनिस्ट बहुत ज्यादा एग्रेशन में था, गुस्से में था अपनी आंखों के चले जाने की वजह से। उसकी ये हालत एंडी से देखी नहीं जाती और वो बाबा यागा के पास जाता है। उसने बाबा यागा को सब बताया कि किस तरह फिनिस्ट की आंखें चली गई हैं और वो उससे मदद लेने के लिए आया है। लेकिन बाबा यागा ने उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि फिनिस्ट ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ये बात जब फिनिस्ट को पता चली तो वो बहुत उदास हो गया। वक्त गुजरता रहा और एंडी ने भी उसके पास आना अब कम कर दिया था। वो अपने सारे काम किसी तरह करता था, बाहर जाकर फल भी खरीद के लाता था, लेकिन रास्ते में ही बच्चे उसका फल चुरा लिया करते थे क्योंकि उसे नजर तो आता नहीं था। अब तो उसके पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन जब एंडी उसके घर आया तो उसने गुस्से में एंडी को खुद ही कह दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं, तुम चाहो तो अपना दूसरा काम ढूंढ लो। ये सुनकर एंडी भी वहाँ से चला गया। दिन गुजरते रहते हैं, फिनिस्ट के सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और वो दिन आन पड़ता है कि फिनिस्ट बाजार के गिरे हुए गले सड़े फल खाने पे मजबूर था। ऐसे ही एक दिन में उसे जब कोई गला सड़ा फल भी नहीं मिला तो वो अपनी बास्केट लेकर बाजार में ही बैठा था। बाबा यागा जब वहाँ से गुजरी तो उसने मजबूर फिनिस्ट को देखकर अपनी बास्केट से कुछ खाने पीने का सामान उसकी बास्केट पे रख लिया। इससे पहले कि वो दोनों कोई बात कर पाते, दिखाया गया कि उनके गांव में कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। ये लुटेरे यहाँ पे धड़ाधड़ लोगों को मार रहे थे। फिनिस्ट चाहे देख नहीं सकता था लेकिन वो सुन रहा था कि कैसे लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। अब जैसे ही लुटेरे उसके भी पास आते हैं तो वो लुटेरों की आवाज सुनकर उनके ऊपर हमला कर देता है। देख ना पाने के बावजूद भी उनकी आहटें सुन सुनकर वो एक वक्त में 2 से 3 डाकुओं से लड़ रहा था। ये देखते हुए दूसरा डाकू जो कि घोड़े पे सवार था वो फिनिस्ट को काबू करने के लिए उसके ऊपर रस्सी फेंकता है, लेकिन फिनिस्ट उसी की रस्सी पकड़कर उसी को घोड़े से नीचे उतार देता है। उसने इसे भी अपनी तरफ खींच के खूब धुलाई की और अब डाकुओं ने उसे कंट्रोल करने के लिए पीछे से उसके ऊपर वार किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो एक जहाज में था। उसके गर्दन और हाथों को लकड़ी में बंद किया गया था उसे कंट्रोल करने के लिए, और दिखाया गया कि इसी जहाज में उनके साथ बाबा यागा और गांव के और लोग भी थे। कुछ देर बाद यहाँ पर एंडी भी आ जाता है जो यहाँ आजाद घूम रहा था। बाबा यागा ने उससे पूछा, तुम आजाद कैसे? एंडी ने बताया, मैंने इन डाकुओं को यकीन दिलाया है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और मैं उनके लिए तुम पर भी निगरानी रखूंगा, इसीलिए मैं आजाद हूँ। इस टाइम उसके पास एक सोने का चिराग भी था जो वो डाकुओं से चुरा कर लाया था और इन सबको दिखा रहा था। वो कहता है कि मैं इसको बेचकर पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो इसे साफ करने के लिए रगड़ने लगा तो उसमें से एक जिन बाहर निकल आया जिसे देखकर सब लोग डर गए, यहाँ तक कि खुद एंडी भी। नीचे का शोर सुनकर ऊपर से जब एक डाकू नीचे आया तो जिन ने उसे एक पंच लगाते हुए वापस ऊपर गिरा दिया। इसके बाद चिराग का जिन जब एंडी के पास जाता है उससे उसकी ख्वाहिश पूछने के लिए तो एंडी उसे कहता है कि वापस चिराग के अंदर चले जाओ। जिनके वापस चिराग में जाते ही ऊपर से एक डाकू आकर एंडी के गले पे तलवार रखते हुए उससे अपना चिराग वापस ले लेता है। खैर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अरब पहुंच गए थे। डाकुओं ने अब इन सारे गुलामों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया। वहाँ से एक नकाबपोश आदमी गुजरा जिसने बाबा यागा, एंडी और फिनिस्ट को खरीद लिया। वो इन्हें लेकर अपने महल आ गया जहाँ आकर ये लोग हैरान हो गए। इतने बड़े महल में रोबोट्स काम कर रहे थे और ये बहुत पुराना जमाना था। फिर उस अमीर आदमी ने अपने मुंह से नकाब हटाया और इन लोगों से कहा, हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये रोबोट्स मैंने ही इन्वेंट किए हैं, मैंने ही बनाए हैं। मैंने और भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स बनाई हैं जिनसे इंसानों का भला हो सके और उनका काम आसान हो सके। फिनिस्ट भी यहाँ उसे अपने पास्ट की कहानी बताता है कि वो पहले एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था, लेकिन फिर अंधा होने के बाद उसकी लाइफ बहुत बेकार हो गई। साइंटिस्ट ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में और बाबा यागा के बारे में सुना है, वरना तो मैं गुलामों को खरीद कर आजाद कर देता हूँ। खाने का टाइम हो रहा था। साइंटिस्ट अपने रोबोट से इन लोगों के लिए खाना मंगवाता है और ये लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। यागा को लग रहा था कि ये कोई जादू है, जिस पर साइंटिस्ट बताता है, नहीं मैं पिछले 500 साल से इनके ऊपर काम कर रहा था। ये सुनकर यागा हैरान हो जाती है और उनसे पूछते हैं, 500 साल से? आप अभी तक इतने जवान कैसे हैं? फिर साइंटिस्ट बताता है कि मैंने एक ऐसा लिक्विड भी तैयार किया है जो इंसानों को कई सालों तक जवान रखता है और उसी लिक्विड से मैंने अपनी उम्र भी बढ़ाई है, अपने आप को जवान भी रखा है और अपने काम को भी आगे बढ़ाया है। वो अब इन्हें अपनी लैब दिखाने के लिए ले जाता है और फिनिस्ट उससे पूछता है, वो खास किस्म का लिक्विड आपने कैसे तैयार किया था? क्या उससे मेरी आंखें ठीक हो सकती है? साइंटिस्ट कहता है, उससे तो नहीं, लेकिन हाँ
तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और है। वो यहाँ पर उसे एक ग्लासेस देता है जिसकी मदद से एकदम से सारा कुछ फिनिस्ट को नजर आने लग गया था। इससे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। साइंटिस्ट अब इन लोगों से कहता है साइंस के जरिए कुछ भी करना पॉसिबल है, और जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं और जादुई चीजें इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए भी मैंने एक मशीन बनाई है। उनका एग्जाम्पल देने के लिए वो अब वो चिराग निकाल लेता है जो उसने लुटेरों से खरीदा था। यागा ने उसे वार्न भी किया कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन साइंटिस्ट डरा नहीं और उसने चिराग को घिस दिया जिसमें से जीनी बाहर निकला, और फिर उसने अपनी मशीन ऑन कर दी जिस मशीन ने घूमते हुए जीनी को अपने अंदर सक कर लिया था। उसके खत्म होते ही साइंटिस्ट उन लोगों से कहता है देखो मैंने इस जीनी को भी खत्म कर दिया। रात होने पर अब इस साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक अजीब सा मॉन्स्टर उनके करीब की पहाड़ियों में देखा गया है जो आम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है और अब उसे पकड़ना ही होगा। ये बात जब वो फिनिस्ट को बताता है कि उसका शेर जैसा मुंह है और दुम उसकी किसी सांप की तरह है, तो फिनिस्ट समझ गया ये वही है जिससे वो सामना करके आया था। उसने साइंटिस्ट से कहा मैं जरूर आपके साथ इस मिशन में जाऊंगा क्योंकि मुझे अपना एक पुराना उधार चुकाना है। लेकिन साइंटिस्ट फिनिस्ट को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब फिनिस्ट ने कहा आप मेरी फिक्र मत करें, मैंने भी तो आपका एहसान उतारना है, चलो फिर ऐसे ही सही। ये सुनकर साइंटिस्ट उसे एक ऐसा बॉक्स दिखाते हैं जिसको मॉन्स्टर के करीब करके लीवर घुमाने पर मॉन्स्टर खुद ब खुद इस बॉक्स के अंदर कैद हो जाता। रात होने पर दिखाया जाता है कि चुपके से बाबा यागा साइंटिस्ट भी लैब के अंदर जा घुसी। असल में वो जवान होने वाला सीरम चुराना चाहती थी, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम वाकई ही उस मॉन्स्टर को लाने में कामयाब हो गए तो उस सीरम का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। सुबह जब ये लोग तैयार थे तो साइंटिस्ट ने इन्हें अपना गोल उड़ने वाला प्लेन दिखाया जो उस टाइम की बहुत अच्छी क्रिएशन थी। वो इन्हें इसे चलाना सिखाता है और बताता है कि इसके जरिए वो कुछ ही मिनट में लंबा फासला तय कर लेंगे। जाने से पहले साइंटिस्ट ने उन्हें ये भी कहा था कि मुझे वो मॉन्स्टर जिंदा चाहिए, उसे मारकर यहाँ नहीं लेके आना। यहाँ पर साइंटिस्ट फिनिस्ट को फिनिस्ट का हथियार भी देते हैं जिसे अब उन्होंने बहुत एडवांस बना दिया था। इसके बटन दबाने पे इसके अंदर से नई नई चीजें निकल रही थी जिससे फिनिस्ट और भी ज्यादा खुश हो गया। ये लोग अब उस प्लेन में बैठ के सफर शुरू कर देते हैं और प्लेन जल्द ही इन्हें उस पहाड़ी तक पहुंचा देता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार फिनिस्ट को उस मॉन्स्टर के पाँव के निशान दिख जाते हैं। वो निशान एक गार के अंदर जा रहे थे जिसके सामने वो अपना बॉक्स रख देता है जिसमें उसने मॉन्स्टर को कैद करना था। अब फिनिस्ट को तो सिर्फ उसे ट्रैप करना था, इसीलिए वो बड़े मजे से अंदर गया और अपने वेपन का बटन दबाते हुए उसने सिर्फ मॉन्स्टर को ललकारा। मॉन्स्टर को चोट पहुंचाकर वो बाहर आ गया। कुछ जब वो तेजी से बाहर निकल रहा था तो गलती से उसका सर एक दरख्त से टकराने की वजह से वो बेहोश हो गया और मॉन्स्टर भी अब अपनी गार से बाहर निकल आया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फिनिस्ट को नुकसान पहुंचाता, मॉन्स्टर के बाहर निकलते ही बाबा यागा जल्दी से उस बॉक्स का लीवर दबा देती है जिसमें से बहुत सारी चेन्स निकलकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर अपने अंदर कैद कर लेती हैं और बाबा यागा ही फिर दोबारा लीवर दबाकर इस पिंजरे को बंद कर देती है। कुछ देर बाद फिनिस्ट को भी होश आ गया था और ये लोग अपना वापसी का सफर करने लग जाते हैं। सफर काफी लंबा था। आधे रास्ते में रात हो गई और ये लोग सो गए। अब रात में फिनिस्ट को पिंजरे के अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। क्यूरियोसिटी में उसने पिंजरा खोलने का फैसला किया, हालांकि बाबा यागा उसे मना भी कर रही थी, लेकिन फिनिस्ट उस पिंजरे को खोल लेता है और क्या देखता है कि इसके अंदर वही शहजादी थी जिसके बारे में कहानियां बनी हुई थी। बाबा यागा बोली इसका मतलब वो मॉन्स्टर ही असल में शहजादी है। यागा पीछे से आवाज लगाती है फिनिस्ट उसे बाहर मत निकालना, उसे बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिनिस्ट उसकी नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे शहजादी पसंद आ गई थी। इससे पहले कि वो हाथ पकड़कर शहजादी को वहां से बाहर निकाल लेता, पीछे से बाबा यागा लीवर घुमाकर उस पिंजरे को दोबारा से बंद कर देती है और फिनिस्ट भी अंदर ही कैद हो जाता है। अंदर हम देखते हैं कि वो लड़की फिनिस्ट को अपना हाथ नहीं पकड़ाती और बताती है कि मुझ पे एक कर्ज है, जब भी मेरा हाथ कोई आदमी पकड़ता है तो मैं उस जंगली मॉन्स्टर में बदल जाती हूँ। लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती तब तक कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे और मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, इसलिए मैं दूर पहाड़ों पर रहती हूँ, लेकिन कहीं भी इंसान मुझे जिंदा जीने ही नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हम साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने एक किसान की बिल्ली चुराई थी। किसान उससे भीख मांगने लगा कि बिल्ली कुछ नहीं बिगाड़ती हमारा, हमें फायदा ही देती है, रात में ये बिल्ली रोशन हो जाती है जिससे हमारा घर जगमगाता है। लेकिन किसान की बात कोई नहीं सुनता और साइंटिस्ट उसकी बिल्ली को ले जाकर उसी मशीन के नीचे रख देते हैं जो किसी भी चीज की जादुई ताकत खींच लेती है और इस तरह उस मशीन ने इस बिल्ली की जादुई ताकत भी खींच ली और उस बिल्ली के जादू से जितना भी सीरम निकलता है उसे जाकर अपने लॉकर में रख देता है, जहां हमें देखने को मिला कि उसने पहले से ही बहुत सारा सीरम इकट्ठा किया हुआ था। यहाँ पर फिनिस्ट और शहजादी को एक दूसरे से प्यार होने लगा है। बाबा यागा और एंडी उन्हें लेकर आ रहे हैं साइंटिस्ट के पास।
ये लोग जब साइंटिस्ट के पास पहुंचे तो लैब से दूर खड़े होकर ही साइंटिस्ट को देखने लगे। उन्होंने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे का सारा जादू खींच लिया और उससे सीरम बनाकर अपने रोबोट्स में डाल दिया। यानी ये रोबोट्स उसकी कोई इन्वेंशंस नहीं थी, ये रोबोट्स भी जादू से चल रहे थे, जिस जादू को वो दूसरी जादुई चीजों से निकाला करता था। बाबा यागा गुस्से में अब उसके सामने आती है और उससे कहती है, तुम झूठे हो, तुम्हारा ये सब काम तुम्हारी इन्वेंशंस नहीं है, तुम्हारे ये रोबोट्स भी जादू से चलते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी उम्र भी इस जादू ने ही लंबी की हुई है और ये जादू तुम मासूम जानवरों को मारकर हासिल करते हो। ये सुनते ही साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं अपना सच जानने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। बाबा यागा और एंडी दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बाबा यागा ने जल्दी से उस शहजादी और फिनिस्ट को भी आजाद कर दिया था क्योंकि वो जानती थी कि अब साइंटिस्ट उनका भी बुरा हाल करेगा। ये सुनते ही वो शहजादी बताती है, मैं उसके बारे में जानती हूँ, वो काफी टाइम से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान ही यहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है। वो जानता था कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अपने सारे ही टर्टल रोबोट से उनको कैद करवा दिया और फिर शहजादी के अंदर से भी जादुई ताकतें सक करने लगा। ये देखकर फिनिस्ट को गुस्सा आ गया और उसने करीब जाकर शहजादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा तो नहीं पाया, पर शहजादी का हाथ पकड़कर उसे मॉन्स्टर बना दिया। मॉन्स्टर बनते ही शहजादी ने अपनी जंजीरें तोड़ी और वहां से भाग गई। मौका पाते ही जंजीरें तुड़वाकर बाबा यागा और फिनिस्ट भी कैमल के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी अब उनके पीछे पड़ चुके थे। बाबा यागा अपने जादू से अपने हाथ में मौजूद तरबूज के कुछ बीजों को तरबूज में बदलकर उनके ऊपर हमला करती है और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अब अपना एक बहुत बड़ा टर्टल निकाल लेता है बाबा यागा और फिनिस्ट को पकड़ने के लिए। वो किसी भी हाल में पकड़कर उन्हें मारना चाहता था। हालांकि एंडी ने उसे कहा भी कि जितना जादुई सीरम आपके पास है वो काफी नहीं है, लेकिन उसने बात नहीं मानी। वो बड़ा सा टर्टल उसका जैसे ही महल में निकला था तो पूरा महल टूट गया था। तेजी से वो कंट्रोल करते हुए उसे फिनिस्ट और यागा की तरफ बढ़ता है, लेकिन यागा और फिनिस्ट आगे भागने लग जाते हैं। तब वो अपने तोप के गोलों से उनके ऊपर हमला करवा देता है। ये देखते हुए कि खतरा बढ़ गया है, फिनिस्ट यागा से कहता है, तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसके ऊपर चढ़कर उसको उल्टा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी ये सारी चीजें उल्टा होने पर काम नहीं करती। फिनिस्ट के कहने पर यागा उस टैंक के सामने आ जाती है और साइंटिस्ट अपनी इस टैंक के अंदर लगी हुई ही जादू सक करने वाली मशीन से बाबा यागा के अंदर का भी जादू सक करने लग जाता है। जादू सक होने की वजह से बाबा यागा बूढ़ी दिखने लगी थी और ये देखते हुए फिनिस्ट को काफी तरस आया। लेकिन खैर जितनी देर में बाबा यागा ने साइंटिस्ट का ध्यान भटकाया हुआ था, फिनिस्ट भी उसके टर्टल के ऊपर चढ़ गया और ये चीज साइंटिस्ट ने जैसे ही नोटिस की तो उसने टर्टल के टेंटिकल्स निकालकर फिनिस्ट को अपने ऊपर से गिराने की कोशिश की। फिनिस्ट तो नहीं गिरा, लेकिन उसका चश्मा गिर गया जिससे उसे नजर आना बंद हो गया। उसका चश्मा गिरते हुए बाबा यागा देख चुकी थी, इसीलिए बाबा यागा अब उसे नीचे से देख देख के लड़ने की इंस्ट्रक्शन देती है। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर बनी शहजादी भी यहाँ आ चुकी थी, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट डर गया। ऊपर से फिनिस्ट ने साइंटिस्ट के टर्टल की गर्दन में भी अपनी जंजीर फंसाकर उसे एकदम से ही उल्टा दिया, जिससे उसके अंदर का सारा जादुई सीरम नीचे गिर गया और साइंटिस्ट बुरी तरह फंस गया। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने जादुई पंखों से उड़ना तो चाहता था, लेकिन उड़ भी नहीं पाया और अपने ही जादुई सीरम में गिरकर मर गया। यहाँ दिखाया गया कि ज्यादा जोर लगाने की वजह से फिनिस्ट भी बेहोश हो चुका था। शहजादी उसको ऐसे गिरा हुआ देखकर रोने लगी क्योंकि अब शहजादी को उससे प्यार हो गया था। उसके आंसू जैसे ही फिनिस्ट की आंखों पर गिरे तो फिनिस्ट को होश भी आ गया और सरप्राइजिंगली उसकी नजर भी वापस ठीक हो गई। यहाँ पर फिनिस्ट उससे अपने प्यार का इजहार करता है और हमेशा साथ रहने को कहता है, लेकिन शहजादी उसे बताती है कि कर्ज की वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, हालांकि मैं लाख ऐसा चाहूंगी तो। फिनिस्ट उदास हो जाता है और अपने बाकी साथियों के साथ अपने गांव वापस आ जाता है। वो अभी भी शहजादी की याद में पागल हो रहा था, जबकि यहाँ दिखाया गया कि बाबा यागा दोबारा से जवान होने की रेसिपी ढूंढ रही थी और तभी उसे कर्ज हुई शहजादी के कर्ज को ठीक करने का एक तरीका मिल जाता है। वो खुश होकर फिनिस्ट के पास जाती है और उसे ये खुशखबरी देती है कि उस शहजादी को कर्ज जानबूझकर दिया गया था, जिसमें शहजादी की गलती नहीं थी और उस कर्ज को ठीक किया जा सकता है। और हमें पता चलता है कि ये लोग अगला मिशन कर्ज को हटाने का ही करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।